जो अपना चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 में अपन लेक्चर 2 आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 2 की अपन बात करें कि जैसे अपन बात कर रहे थे कल, किसकी बात कर रहे थे अपन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन क्रांति हुई। क्रांति का मतलब क्या, अपने आपने समझने की अपन ने जो कोशिश की, अपन शॉर्ट में समझे तो जो काम पहले हाथों से हो रहा था वो काम अब जो वो काम किससे हो रहा था, वो काम जो है अब मशीनों से हो रहा था। और मशीनें भी किसके द्वारा चालित हो रही थी, पावर द्वारा जो है वो चालित हो रही थी। ठीक है, किससे रन हो रही थी, पावर से। पावर मीन शक्ति से। शक्ति का मतलब अपन बोलते बिजली से चलने वाली मशीनों की बात कर रहे थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो चेंजेस आए उनकी अपन बात करेंगे। तो देखो, चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो चेंजेस हुए उनकी अपन बात करेंगे। तो देखो, प्रोडक्शन वर्क दैट वाज अर्लियर accomplished by hand now started to be done by machines that run on power। ठीक है, जो काम हाथ से किए जा रहे थे वो किससे किए जा रहे थे, मशीनों से किए जा रहे थे। ठीक है, फर्स्ट चेंजेस क्या हुआ, प्रोडक्शन वर्क नाउ, सीधा लिखेंगे अपन नाउ, प्रोडक्शन वर्क work was done by machines। ठीक है, अब कार्य किससे होने लग गया था, मशीनों से होने लग गया। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन वर्क वाज डन बाय मशीन्स। अब जो प्रोडक्शन वर्क था वो किससे होने लग गया था, मशीनों से होने लग गया था। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड टू बी मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो, ठीक है, तो ये अपना जो है ये हो गया कि प्रोडक्शन वर्क जो है वो किसके द्वारा हो रहा था, मशीन्स के द्वारा, इंस्टेड हैंड, हाथों के बजाय अब किसके द्वारा हो रहा था, जो है मशीनों के हो रहा था। इंस्टेड हैंड, ठीक है, हाथों के बजाय अब किससे हो रहा था, मशीनों से हो रहा था। सेकंड जो इसमें जो चेंजेस आया वो चेंजेस ये था बेटा कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड टू लीड टू इंक्रीजिंग डिमांड। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो ठीक है, देखो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज were started to meet the increasing demand। इंक्रीजिंग डिमांड, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जो है क्या होता जा रहा था, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, थर्ड जो देखो, ड्यू टू द यूज ऑफ पावर एंड मशीन्स, जब शक्ति द्वारा मशीनें चलने लगी थी या बिजली द्वारा जो मशीनों का जब संचालन शुरू हुआ, ठीक है, तो इसके बाद में देखो, इन एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्टेड ऑन लार्ज फार्म्स इंस्टेड ऑफ द स्मॉलर वंस। अब जो है छोटे छोटे खेतों की जगह अब जो है बड़े बड़े, जो मतलब बड़े बड़े जो खेत थे उनमें अब क्या होने लगी थी, बड़े बड़े फार्मों में खेती होने लगी थी। ठीक है, तो देखो, इसमें देखो, एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्टेड
started on large scale, on large farms, instead of smaller ones, smaller ones। ठीक है, तो देखो मतलब ये कहने का मतलब ये है, फार्मिंग स्टार्टेड, फार्मिंग जो है वो शुरू हो गई थी ऑन लार्ज फार्मर्स, जो लार्ज फार्म्स थे वहां पर बड़े मतलब छोटे छोटे, यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे एक तो ऐसा है कि मान लो किसान है, वो अपने हाथ से खेत को जोत रहा है, ठीक है, तो उसे बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, तब तक उसकी जो जुताई बुआई का जो समय था वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वो ट्रैक्टर से उसको वो जो है खेत को जोत रहा है, तो वो 2 दिन में 3 दिन में जो है अपने खेत को जोत के तैयार कर लेगा, ठीक है, तो समय पर उसकी खेत की जो जुताई बुआई है वो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जहाँ पे छोटे छोटे जगहों पर जो किसान खेती कर रहा था, छोटे छोटे मतलब खेतों पर खेती कर रहा था, वो बड़े बड़े फार्मों में खेती करने लग गया था, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे अपन फसल कटाई का समय आता था तो पहले हाथ से काटते थे, अब जो है काटने की मशीनें आ गई हैं, ठीक है, हार्वेस्टेड मशीनें आ गई हैं, तो उसमें समय कम लगता है, तो बड़े बड़े खेतों में अगर वो खेती बो भी लेगा कर भी लेगा तो उसे काटने वाली जो मशीन आती है उससे आराम से उसकी कटाई करवा सकता है, ठीक है। फोर्थ इसका जो है, द बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ करेंसी, जब करेंसी का यूज बढ़ने लग गया, अरे खेती होने लगी, ठीक है। दूसरी चीज, उद्योगों में जो बड़े बड़े उद्योग थे उनमें भी जो है पैसा आ रहा था जा रहा था, ठीक है, तो मुद्रा का क्या बढ़ रहा था, विस्तार बढ़ रहा था, तो जैसे मतलब करेंसी का जो कांस्टेंट बढ़ा वैसे ही जो है बैंक प्रणाली का भी क्या हो गया, विकास हो गया। तो फोर्थ चेंजेस जो आया वो क्या था, बैंकिंग सिस्टम, banking system developed due to the constant use of currency, ठीक है। जैसे जैसे करेंसी का विस्तार बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बैंकिंग सिस्टम भी क्या हो रहे थे, डेवलप होते जा रहे थे। अब इसके बाद में देखो, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स, स्टीम इंजन्स का मतलब ये हो गया ऊर्जा द्वारा संचालित, जो मतलब स्टीम इंजन से, ठीक है, वाष्प से चलने वाले जो इंजन थे, स्टीम का मतलब होता है वाष्प, ठीक है, तो वाष्प से चलने वाले इंजनों का जब विकास हुआ एंड मशीनाइज्ड शिप, और जो मशीनों का मतलब शिप्स का मशीनाइज जो हो गया था, देयर वाज ए ड्रास्टिक चेंजेस इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जो है बहुत ज्यादा क्या हुआ था, चेंजेस हुआ था। तो ठीक है, देखो ड्यू टू द इन्वेंशन, ये फिफ्थ रीजन होगा इसमें, due to the invention of steam engines, machinized ships, there was a drastic change in transport system, ठीक है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो विस्तार हुआ, ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड
एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग मशीनाइज वाज डेवलप्ड। जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको प्रमोट करने के लिए जो है, वृद्धि करने के लिए संगठित व्यापार तंत्र की जो है क्या की गई, स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर, द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज अडॉप्टेड। अब यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कौन सा हो गया था कि जो मतलब ह्यूमन लेबर का यूज कम होने लग गया था और प्रोडक्शन क्या होने लग गया था, ज्यादा होने लग गया था। मानव श्रम कम काम में आ रही थी और प्रोडक्शन क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। मतलब लोगों को मेहनत कम करनी पड़ रही थी जबकि प्रोडक्शन क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन was adopted। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर, जो कम मानव श्रम लग रही थी जबकि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो वहां पे हो रहा था। ठीक है, तो देखो, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो सेकंड है अपने कि इंग्लैंड में ही जो है रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुई। ठीक है, इंग्लैंड में ही जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इंग्लैंड में ही शुरू क्यों हुई, उसके रीजंस की अपन बात करेंगे। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है, चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 2-3 जितने भी चेंजेस हैं आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 4 चेंजेस तक आपको लर्न करना है कि कौन कौन से जो है 4 चेंजेस हुए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, 4 चेंजेस तो आपको दिमाग में फीड करके ही रखने हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में 4 चेंज कौन कौन से आए थे। ठीक है, तो देखो, अब नेक्स्ट है अपना इंग्लैंड में जो क्रांति शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शुरू हुई वो इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई। देखो बेटा, बात करेंगे व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, व्हाई डिड industrial revolution start England was the first country that experienced modern industrialization। इंग्लैंड, ये आपको ध्यान में रखना है, इंग्लैंड was the first country that experienced modern industrialization। ठीक है, तो फर्स्टली जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन से किसके द्वारा परिचित करवाया गया था, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो है इंग्लैंड में ही क्या हुई थी, जहां पे सबसे पहले औद्योगिकरण का अनुभव किया जाने लगा था। ठीक है, तो देखो, in comparisons to other countries of Europe, England had several conditions which made industrial revolutions। अदर कंट्रियों की तुलना में या अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप की जो अलग दूसरी जो कंट्रियां थी उनकी तुलना में इंग्लैंड के पास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी विच मेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल इन दैट कंट्री, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट या फर्स्टली जो है स्टार्ट हो पाई। पहला इसका रीजन था लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। लार्ज फर्स्ट रीजन था इसका कॉलोनियल एम्पायर ऑफ
इंग्लैंड, ठीक है। लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो कॉलोनियल एम्पायर था वो क्या था, बहुत बड़ा था, ठीक है। कॉलोनियल एम्पायर का मतलब ये हो गया इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार जमा रखा था, जैसे भारत पर भी जमा रखा था। भारत भी इंग्लैंड का क्या था, कॉलोनियल था, ठीक है, उपनिवेश था, ठीक है। भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो वैसे जो है रॉ मटेरियल एंड न्यू मार्केट वर अवेलेबल इन कॉलोनियल एम्पायर इन 18th सेंचुरी व्हाइल अदर यूरोपियन कंट्री डिड नॉट हैव सच कॉलोनीज। अब देखो जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड जो था, ठीक है, उसके बहुत सारे के क्या थे, कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियंस थे। उसका जो विस्तार था वो बहुत बड़ा था, जैसे उसने बहुत सारे के देशों पर अपना अधिकार जमा रखा था। अब वो उन देशों से रॉ मटेरियल भी ले लेता था, उसे अपने उस रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करके उन्हीं कंट्रीज में वापस सेल कर देता था, ठीक है। तो रॉ मटेरियल भी उसको मिल गया और वापस से जैसे कोई सामान अपन ने बना लिया लेकिन मार्केट ही नहीं है, तो मार्केट नहीं है तो उसको अपन जो है सेलिंग कहाँ पे करेंगे उसकी, ठीक है। तो वैसे ही उसके लिए सेलिंग का भी ऑप्शन था, प्रोडक्शन का भी ऑप्शन था। प्रोडक्शन वो रॉ मटेरियल से कर सकता था, जबकि सेलिंग जहां से उसने रॉ मटेरियल उठाया है उसी मार्केट में उसको वापस सेल कर सकता था, ठीक है। तो दोनों, किसी भी उद्योग के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल, यदि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है, यदि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन अच्छा हो भी रहा है लेकिन उसकी खपत ही नहीं हो रही है, वो बिक ही नहीं रहा है, तो पड़ा पड़ा क्या करेगा, किसी काम का नहीं रहा। तो बस वही था कि रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ती है जबकि सेलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, तो सेल कहाँ करे उसको, ठीक है। तो मार्केट की भी आवश्यकता थी। तो यहाँ पे इंग्लैंड के पास में दोनों ही ऑप्शन थे, उसके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी और मार्केट की भी अवेलेबिलिटी जो उसके पास में थी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो है फर्स्टली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो है जन्म हुआ। अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कोयले और जो मतलब कोयले और लोहे की जो खानें थी वो क्या क्या थी, पास में थी। कोयले की और लोहे की जो खानी थी वो पास पास में थी, ठीक है। उसका देखो क्या मीन था, द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज फैसिलिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। अब देखो कोयले और जो कच्चे लोहे की खाने थी वो पास पास में थी। कच्चे लोहे को पकाया किससे जाता था, कोयले से, ईंधन से पकाया जाता था, ठीक है। फ्यूल से, तो फ्यूल किससे मिल रहा था, कोयले से मिल रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयरन, इधर जो है कोल, आयरन की माइंस थी यहाँ पर कोल की माइंस थी। यहाँ से आयरन निकाला, उसको यहाँ पे पकाया, ठीक है। ये कच्चा लोहा है, ठीक है, ये क्या है, कच्चा लोहा है, ठीक है। तो कच्चे, ये तो है नहीं भाई पका हुआ लोहा हमें खानों से मिल जाएगा, पका हुआ लोहा हमें कभी खानों से नहीं मिलेगा, इस्पात जो अपन तैयार करते हैं ना, ठीक है। तो पका हुआ लोहा कभी भी हमें खानों से नहीं मिलेगा, खानों से हमें क्या मिलेगा, कच्चा लोहा मिलेगा, जिसको अपन कोल से हमें क्या मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा। तो ईंधन की सहायता से उसको पकाते हैं और उसको पक्का लोहा बनाते हैं। पक्के लोहे का किस काम में यूज किया जाता है, जो आपकी मशीनें जो बनाई जाती हैं वो कच्चे लोहे से थोड़ी बनाई जाती है, वो पक्के लोहे से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो देखो सॉलिड आयरन वाज नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, जो पका हुआ लोहा है वो किस काम में आता था, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, मशीनों में जो है वो मतलब मशीनें बनाने में उनको उसका काम में लिया जाता था। तो ये आयरन यहाँ से मिला, ठीक है। आयरन को यहाँ पे जो है पकाया गया और ये क्या तैयार किया गया, सॉलिड आयरन, क्या तैयार किया गया, सॉलिड आयरन। इस सॉलिड आयरन से क्या बनाई जाती थी, मशीन्स, ठीक है। सॉलिड आयरन से क्या बनाई जाती है, मशीनें बनाई जाती थी। ये चीज समझ में आ गई। आयरन की माइंस और कोल की माइंस पास पास में थी। आयरन की खानों से आयरन निकाला और उसको पकाया कहाँ पे, कोल की जो माइंस है, ठीक है, वहां से कोल माइंस में कोयला निकाला और कोयले को ईंधन के रूप में जो है काम लिया और लोहे को पकाया, ठीक है। अब देखो और सॉलिड आयरन बनाया। सॉलिड आयरन से क्या बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, सॉलिड आयरन से मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द कंजप्शंस। अब देखो प्रोडक्शन जो किया गया वो किसके अकॉर्डिंग किया गया, कंजप्शंस के अकॉर्डिंग किया गया। जितना कंजप्शन हो रहा था उतना ही जो है प्रोडक्शन किया जा रहा था। द
एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ द फ्रेंच वाज बेस्ड ऑन द लग्जरीज गुड्स। अब देखो फ्रांस के जो मतलब फ्रांस का जो बिजनेस था वो लग्जरी सामानों के आधार पर था। लग्जरी सामानों के आधार पर जैसे कैसे हो गया, जैसे अपने घर में ही है अपन एलईडी लगा रहे हैं, वो लग्जरी सामान है, ठीक है। और सोफा लगा लिया, एलईडी लगा ली, वो लग्जरी सामान है, एक ही बार लगाएंगे ऐसा तो है नहीं भाई, रोजाना जो हम एलईडी आज नहीं, ये आज इसमें देख लिया, कल दूसरे में देखेंगे, फिर तीसरे में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सोफा पर यदि अपन एक बार ले आए, ठीक है, तो कम से कम 2 साल 3 साल तो चलेगा, तो ठीक है 2-3 साल तक लग्जरी है अपनी, तो लग्जरी चीजें एक ही बार यूज में करी जाती है। जिससे अपन ने 4 व्हीलर ले ली, ऐसा तो नहीं आज इसमें घूमेंगे कल दूसरी परसों तीसरी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे अपन खाने की चीजें यूज में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉलगेट है, ऐसा तो है नहीं आज कर ली और 10 दिन बाद करेंगे, रोजाना उसको यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रांस क्या करता था, लग्जरी चीजों को एक्सपोर्ट करता था, तो लग्जरी चीजों का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, मार्केटिंग भी उसकी कम होगी, लग्जरी चीजों की मार्केटिंग कम होगी हमेशा ही, ठीक है। जबकि डेली यूज की जो चीजें होंगी उनकी मार्केटिंग ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो देखो द कंजप्शन ऑफ लग्जरीज गुड्स ऑलवेज रिमेन्स लिमिटेड। लग्जरी चीजों का जो कंजप्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, लिमिटेड होता है। दूसरी चीज, लग्जरी चीजें हाई क्लास के लोगों के लिए है, मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग जो है लग्जरी चीजों का यूज भी कम लेते हैं। जबकि आपको पता है जो हाई क्लास लोग होंगे वो भी कोलगेट से अपने दांत साफ करेंगे, जब मिडिल क्लास के लोग होंगे वो भी उससे साफ करेंगे, लो क्लास के लोग होंगे वो भी अपने दांतों को भी साफ करेंगे ना, ठीक है। तो वही वाली बात है कि जो चीजें डेली रेगुलर जो यूज में आती थी, ठीक है, उनका यूज उसका एक्सपर्ट फ्रांस नहीं करता था। फ्रांस ओनली कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करता था, जो लग्जरीज होती थी, जबकि लग्जरीज आपको पता है डेली यूज की चीजों में नहीं आती थी। जबकि इंग्लैंड की क्या थी सोच कि जो डेली यूज की चीजें हैं उनका प्रोडक्शन करें। अब देखो while the exports of England were based on the kind of the goods that always remained in high demand, लेकिन इंग्लैंड ने हमेशा उन चीजों को एक्सपोर्ट किया जिनकी हमेशा से हाई डिमांड रहती है, ठीक है, उन जिनकी हमेशा से क्या रहती है, हाई डिमांड रहती है। इंग्लैंड बिलीव्ड दैट इफ the source of the manufacturing of such goods in the cheaper ways are discovered। अब देखो इंग्लैंड हमेशा इस चीज में विश्वास करता था कि सोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स, कि इस प्रकार के जो सामान होते हैं, ठीक है, सॉरी संसाधन होते हैं किसके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स, इस प्रकार के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सोर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ठीक है, सस्ता, मतलब इंग्लैंड का विश्वास है कि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के लिए साधन खोजे जाए और तथा उनका बाजार और क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब कहने का इंग्लैंड का मीन ये था कि जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो और भी सस्ते तरीके में उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो जाए, देन द मार्केट कुड बी इंक्रीज्ड फर्दर। अब देखो इस वजह से उनका मार्केट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हेंस इंग्लैंड वाज रेडी टू अडॉप्ट सच वेज बाय व्हिच इट कुड प्रोड्यूस गुड ऑन लार्ज स्केल। हालांकि जो इंग्लैंड था वाज रेडी, वो हमेशा से ही इस टाइप के जो है वेज अडॉप्ट करने के लिए तैयार था जिनसे क्या किया जाता था, बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन किया जा सकता था, ठीक है। वो हमेशा ही इंग्लैंड ऐसे रास्ते खोजता था जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर्स। अब देखो सेमी स्किल्ड जो लेबर्स थी उनकी भी क्या थी, उपलब्धता थी। सेमी स्किल्ड जो लेबर्स थी उनकी क्या थी, वहां पे बहुत ज्यादा उपलब्धता थी। वो देखो व्हेन द फेडरल सिस्टम वाज abolished in England, the semi skilled labor started settling down the cities in large numbers। अब जब फेडरल सिस्टम क्या हो चुका था, एबोलिश हो चुका था इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जब फेडरल सिस्टम था वो जब फिनिश हो चुका था, ठीक है, तो उस वक्त जो सेमी स्किल्ड जो लेबर थी, अर्धकुशल, ठीक है, ना तो उनको पूरा नॉलेज था, ना ही ऐसा था कि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो सेमी स्किल्ड लेबर्स थी वो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे कहाँ पे सेटल हो रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो शहरों की ओर जो है सेटल हो रहे थे, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्यूशन स्टार्टेड, जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी, रिवोल्यूशन कौन सी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब मशीनों वाली रिवोल्यूशन जब शुरू हो गई थी, दे बिकेम अवेलेबल टू वर्क ऑन मशीन्स, वो अवेलेबल हो गए कहाँ पे काम करने के लिए, मशीनों पर काम करने के लिए जो है वो आ गए थे, ठीक है। लोग कहाँ पे जा रहे थे, इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पे रोजगार ज्यादा था, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिल रहा था। अब देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वार। अब फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वार का जो है क्या इफेक्ट रहा वो देखेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ नेपोलियन contributed significantly to the development of industrial revolution in England। फ्रेंच रिवोल्यूशन
और जो नेपोलियन का जो वार था उसका बहुत ज्यादा जो है योगदान रहा किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी उसके विकास में जो है फ्रांस की रिवॉल्यूशन का और नेपोलियन के वार का जो है बहुत ज्यादा क्या रहा, योगदान रहा। अब देखो ड्यूरिंग द वार, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान इंग्लैंड लेफ्ट द नीड ऑफ इम्प्रूव्ड वेज द प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स सोल्जर्स। इंग्लैंड ने फेल्ट की किस चीज को महसूस किया कि नीड ऑफ इम्प्रूव्ड वेज, कि उन्हें जो है अपने जो ये जो अपने सैनिक थे उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उत्पादन है उस प्रणाली में क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है उसको सुधारने की आवश्यकता थी। एंड द सोल्जर्स ऑफ इट्स एलिड कंट्रीज, और जो सोल्जर्स थे एलिड कंट्रीज के, उनके सोल्जर्स की और अपने सोल्जर्स की जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्शन जो मेथड था उसमें सुधार करने की क्या थी, आवश्यकता थी। ऐसा किसने महसूस किया, इंग्लैंड ने महसूस किया। अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड आपको पता है एक समृद्ध राष्ट्र रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसके पास औपनिवेशिक जो देश थे, इसका जो कॉलोनियल जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो वहां से उसने जो है सभी देशों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया और अपने आप को प्रॉस्पेरिस बना दिया, समृद्ध बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल की, जिसे कोई भी मान लो अपने पास अपन उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, पूंजी नहीं है, तो क्या हम उद्योग लगा सकते हैं। वैसे ही हाल था कि अदर जो कंट्रीज थी उनकी इको कंडीशन खराब थी, इस वजह से वो इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस थी वो नहीं कर पा रहे थे, जबकि इंग्लैंड के पास पैसा था, इस वजह से वो अपने इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस थी वो आराम से कर पा रहे थे। तो देखो England had more capital to set up the large-scale industries compared to other countries of Europe. इंग्लैंड के पास जो है बहुत ज्यादा पूंजी थी, किस बात के लिए, टू सेट अप लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, ठीक है। किसकी तुलना में, यूरोप की जो अलग कंट्रीज थी उनकी तुलना में इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा जो पूंजी थी। द कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस वाज supportive of the collecting money and promote it use। यहाँ की जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस थी, कंटेम्प्रेरी जो यहाँ की जो सिचुएशंस थी वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो रही थी मतलब यहाँ की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो पूंजी संग्रह और उसके उपयोग के लिए जो है वो क्या थी, बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां थी, ठीक है। इसके बाद देखो इन 18th century the businessmen of England got the facility of procuring loan and also accumulating the capital। अब देखो यहाँ पे 18th century में जो बिजनेसमैन थे इंग्लैंड के, got the facility of the procuring लोन लेने की उनके पास में जो सुविधा थी, इसके अलावा एंड आल्सो accumulating the capital, और जो मतलब पूंजी जमा करने भी उनको क्या मिल गई थी, सुविधा मिल गई थी। आपको मैंने बताया अभी बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो बैंकिंग सिस्टम से यहाँ के इंग्लैंड के जो लोग थे वो उनसे लोन ले भी सकते थे, जबकि यदि उनके पास पैसा होता तो वो अपने बैंक में पैसा जमा भी करवा सकते थे, ठीक है। इस वजह से भी जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो क्या हुई, बहुत ज्यादा हुई, ठीक है बेटा। अपन जो 7, 8, 9 ये जो है बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक हैव ए गुड लक बेटा।